बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ प्रोफेसर रागी साहब, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अब मैं आपको जरा यूपी की खबर दिखा देता हूं। यूपी के अकबर नगर में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 10 जून से जारी इस अभियान में देर रात ये अपने अंजाम तक पहुंच गया। आखिरी दिन अकबर नगर इलाके में बने मंदिर मस्जिद सब हटाए गए। फिर कह रहा हूं, मंदिर मस्जिद सब। 4 मंदिर थे, 4 मस्जिदें थीं। ये सब अतिक्रमण की गई जमीन पर बने थे। एक मदरसे को भी यहां पर गिराया गया है। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देश के सबसे बड़े अतिक्रमण अभियान को खत्म कर दिया है। देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण अभियान था। सोचिए जरा, 1169 घर और मकान, लगभग 1200, 101 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानें, ये सब तोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं, ध्वस्त किया गया। आप सब आपको सपाट दिख रहा है वहां पर। कोर्ट में सबमिट रिपोर्ट के मुताबिक कुकरेल नदी को पाट कर अवैध तरीके से 73 भू माफियाओं ने अकबर नगर में कब्जा कर लिया था। 2012 से 2017 में करीब 73 भू माफियाओं के एक्टिव होने के बाद यह पूरा इलाका अवैध तरीके से बसा दिया गया। कुकरेल नदी यहां से बहती थी और भू माफियाओं ने नदी के ऊपर ही, उसी के रिवर बेड पर अवैध तरीके से सब निर्माण करवा दिए। 2017 में योगी सरकार आई। उसके आने के बाद एक्शन तेज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने यूपी सरकार पर भरोसा करते हुए इस पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया और अब इस एक्शन पर राजनीति हो रही है। तो 2 बातें, पहले तो ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। दूसरी बात, यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती थी, लेकिन हिंदू आबादी भी थी। धार्मिक स्थल भी यहां से हटाए गए हैं। उसकी एक तस्वीर, एक ये तस्वीर है, बहुत आपने भी आपके फोन पर भी आई होगी है। ये एक बड़ी मस्जिद थी या मदरसा था, कोई ऐसा सेंटर था धार्मिक, उसको गिराया गया है। तो बहुत बड़ा अभियान था, लेकिन कोर्ट के आदेश पर किया गया। धर्म जात नहीं देखा गया इसके अंदर। लेकिन अब ओवैसी साहब जैसे लोग आए सामने, उन्होंने क्या कहा? अब उनके निशाने पर योगी कम है, उनके निशाने पर अभी वो लोग हैं जिनको मुसलमानों ने वोट दिया इस चुनाव में। हम लोग, और ये बहुत चर्चा आपने भी सुनी कि भाई इस चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा, यूपी जैसे राज्य में तो खास करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट किया, अदरवाइज भी कांग्रेस पार्टी को या जो भी कांग्रेस भाजपा के खिलाफ खड़ा था उसको बहुत सक्रिय होकर के वोट किया इस बार। अब वो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जिन मुसलमानों का वोट तो ले लिया, अब मुसलमानों की तारीफ तो कोई इन पार्टियों में से करेगा नहीं तो तुम्हारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। ये तो तुम लोग पहले भी नहीं करते थे। वो सपा कांग्रेस इन नेताओं के बारे में, इन पार्टियों के बारे में कह रहे हैं। लेकिन एक शब्द तो बोल देते कि किसी का घर उजड़ गया, कि मुसलमान की बस्ती उजाड़ दी गई, इस पर एक शब्द भी वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब इतने बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, वो अपने पूरे भाषण में, अपने बयान में एक बार भी ये बात नहीं बोलते कि ये अतिक्रमित जगह थी। एक बार ये बात नहीं बोलते कि ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। बाकी सब कुछ राजनीति वो कर लेते हैं। सुनिए जरा उनकी बात। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग, जिनको मुस्लिम अक़लियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन पार्टी जो नाम निहाद या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो। मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं, कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, घर किसी का भी टूटता है ना तो दुख सब बहुत होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो यहाँ लोग रह रहे होंगे उनको भी बहुत अफसोस हुआ होगा। लेकिन इस सब का, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया है, और मुझे ये भी बहुत डिटेल नहीं देख पाया, लेकिन शायद उन लोगों को दूसरी जगह बसाने का इंतजाम जो है एक चीज इसमें किया गया है। जब आपने पहली बार घर खरीदा होगा या मैंने खरीदा होगा, तो हम जाके चेक करते हैं, अच्छा ये जमीन जो है ये किसके नाम की है, ये वैलिड है नहीं है, अथॉरिटी में इसका क्या वो है। अब आप किसी के गवर्नमेंट की जमीन पे जाके घर बना लें, मदरसा बना लें, मस्जिद बना लें, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसके बाद आप ये भी रोएं कि अच्छा वो तोड़ दिया गया। नहीं, लेकिन इसी में जो माफिया लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो उसने 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी है और सस्ते दाम पर फ्लैट बेच रहा है, 2 कमरे का मकान बेच रहा है। बहुत से लोग आ जाते हैं खरीदने वाले। जो भी है, जब आप ठीक कह रहे हैं। मैं खरीदने जाता हूँ घर, तो मैंने जब खरीदा तो मेरे सारे वैलिड डॉक्यूमेंट देखे। मेरा आपकी बात से एतराज नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो कोई एतराज है। हाँ, बोलिए।
ये पहली बात तो ये कि राहुल जी जो कह रहे हैं, हम लोग जो ज़मीन खरीदने जाते हैं कहीं किसी अथॉरिटी से, कहीं किसी व्यक्ति का जब लेते हैं तो हम उसका एक कागज़ देख सकते हैं, यानी सारे उसके कागज पहले देख सकते हैं। नहीं, मैं कह तो रहा हूं ना कि उसके पहले किससे आप खरीद रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके अलावा कुछ तो आप देख नहीं सकते। जितने अवैध मकान टूटते हैं वो सब सरकारी रेवेन्यू में पैसा जमा करके रजिस्ट्री होने के बाद टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? बिल्कुल। इसी नोएडा में, यहीं जहां हम इंडिया टीवी के इस स्टूडियो में ये चर्चा कर रहे हैं, इससे बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर जो ट्विन टावर था वो टूटा कि नहीं टूटा, सब नोएडा अथॉरिटी को करोड़ों पैसा करोड़ों गया के कि नहीं मकान गया? खरीदे हुए थे लोगों ने। करोड़ों रुपया गया। अब ये जो है इसको जरा समझिए, ये कुकरेल रिवर फ्रंट है। इसको लंबे समय से कहा जा रहा था कि भैया नदी मर रही है, सांस रुक जाएगी, पानी बचेगा नहीं, प्रदूषण बहुत हो गया, जमीन खराब हो जाएगी। तब ये लंबे समय से मामला चलते चलते वहां गया। लेकिन वहां जब आपने घर बनाने की इजाजत दे दी, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की पानी की पाइप चली गई, जब सीवर लाइन चली आई, जब हर महीने आपका आदमी वहां वसूली करने पहुंच जाता है सरकार का, तो क्यों नहीं दूसरा आदमी जाके खरीदेगा? उसको लगता है कि अरे ठीक है भाई, हमारा तो घर मिल गया ना। और जाहिर है कि जिस तरह से फ्लैट्स हैं, जमीनें हैं, उसमें जो गरीब आदमी होता है उसको लगता है कि यहां जाकर हम करें। फिर उसी में इल्लीगल माइग्रेंट आते हैं, जिनको हम अवैध शरणार्थी कहते हैं। तब इस तरह की बस्तियां बसती हैं और तब किसी को हिंदू मुसलमान करने का अधिकार मिल जाता है। हर गरीब आया होगा वहां, लेकिन इस तरह से इकट्ठा करके अच्छा 100, 200, 400, मैं कहता हूं रोहिंग्या ही आके घुस जाए, कौन पता करेगा इसमें? क्योंकि वहां तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। तो यह सरकार की गलती है, जिसको न्यायालय के आदेश पर योगी सरकार ने, आज के प्रशासन ने दुरुस्त किया। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण में कुकरेल की इस जमीन पर जो रिवर बेड था, इस पर कब्जे के जितने अधिकारी हैं उनको पकड़िए। ये काम नहीं चलने वाला है। बन कैसे हर गया? बार यही बन कैसे बन गया? कैसे गया? वो कोई नहीं पूछता। पहली नींव कैसे खुदी, पहली पाइप कैसे गई, पहले किस इंजीनियर ने सैंक्शन किया, किसने सर्वे किया था, और सबके बाद कमाल यह है कि आप किसी जमीन में फंस जाते हैं, एक फ्लैट कई लोगों को बेच दिया गया, ऐसी भी खबरें आती है ना, वो बेचारा सब तो देखे रहता है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि दूसरे किसी को ना अब बिके। मैं जरा इसके थोड़े पॉलिटिकल पहलू पर आ रहा हूं। अब इसमें ओवैसी साहब को ये देखा कि इसमें केवल मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, मुसलमानों के घर जो है वो ढा दिए गए हैं, और योगी सरकार और कर क्या सकती है? योगी जी तो हिंदू मुसलमान ही कर सकते हैं। ओवैसी साहब ऐसा सोचते हैं। अब वो ये बात करते हैं, उनकी शिकायत है सपा, कांग्रेस, बसपा इनसे कि तुम मुसलमानों का वोट लेते हो, जाकर के चूं तो करो, एक बार बोलो तो सही। अच्छा, ये बात तो देखिए, इतनी बात सच है, ये देश की राजनीति में एक शिफ्ट आ गया है कि ये मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते हैं वो पब्लिकली हमें मुसलमान का वोट मिला ये भी नहीं कह पाते, खुलकर के मुसलमान का वोट चुनाव में मांग भी नहीं पाते। कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को इररिलेवेंट किया गया था। ये चुनाव मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। ये सोशल मीडिया पर आप देखिए, सीधे नेता भले ने कहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है। देखिए, आप देखेंगे यदि पूरा संसद का, इस बार का संसद देखेंगे तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 2019 से भी तुलना करके देखेंगे तो कमा है, कम हुआ है, कम हुआ है। नहीं, दो बढ़े हैं। नहीं, दो बढ़े। दो कमा है ना, दो बढ़े हैं। एनीवे आप कह रहे हैं दो बड़े दो घटे वही हैं, दो सांसद। जो मेरी जानकारी है वो उसमें है कि 2 कमा है, लेकिन हो सकता है इस चीज को मैं दुरुस्त कर लूंगा यदि ठीक होगा तो। लेकिन मजेदार बात है कि एक चीज तो बहुत साफ हुआ है इस चुनाव में, वोट जिहाद चला है। आप इसे डेटा से यदि आप तुलना करेंगे तो ये वाकई काम किया है वोट जिहाद। जो शुरुआत के पहले खंड में जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या हिंदुत्व नहीं चला है? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व नहीं चला है, मेरा अपना ऐसा मानना है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कुशल मैनेजमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में और बाकी अन्य जगहों पे, ये बड़ा फ्लैटली कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि एकदम जो है वो वहाँ काम नहीं किया और वहाँ काम नहीं किया। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर आई, महाराष्ट्र के उदाहरण कुछ अन्य हैं, कारण अलग हैं, लेकिन जो खास करके उत्तर प्रदेश है वो एकदम पूरी जातीय विमर्श में खो गया। और दूसरी तरफ वोट जिहाद क्रॉस द नेशन, मैं फिर कह रहा हूं, इस शब्द से आपको आपत्ति नहीं होती सर? मैं वोट जिहाद से? मैं देखिए, अब मुझे तो नहीं ये शब्द ठीक लगता। आपको भाई ठीक है, नहीं मैं वजह बता देता हूं अपनी। भाई बात ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता की भतीजी ने ये शब्द कहे थे, उसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है तो हम कह रहे हैं वो वोट जिहाद कर रहा है। चुनाव में नहीं कहते, बीजेपी के नेता नहीं कहते सपा को वोट करोगे जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी थी,
बिल्कुल हम आप कहते हैं ना, बिल्कुल आपने तो सही हिंदुत्व के लिए वोट करो। कहा। बिल्कुल आपने सही कहा। बराबर नहीं है दोनों। नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें अंतर कर देना चाहूंगा। हिंदू कभी भी इस दृष्टि से वोट नहीं करता है। मांगते तो हैं। एक बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हिंदू कभी भी इस दृष्टि से वोट नहीं करता है। यदि ये करा होता तो ये स्थिति चुनाव के परिणाम नहीं होते। 90% वोटिंग हुई है एक कम्युनिटी की तरफ से, और आप देखेंगे कि 55%, 56% एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रहा है। वहां एक कम्युनिटी का 90% वोटिंग आप माइनस कर देंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 40 से 45% ही हिंदू जो है वो जाकर के वहां पर वोट किया है। ये स्थिति रही है इस चुनाव का। आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लीजिए, आप छोड़ दीजिए मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात, आप बंद कर दीजिए। उन बूथों का आप आकलन कीजिए जहां पर 100% मुस्लिम है और वहां पर बीट का। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी के आंकड़े मेरे पास आए हैं और उसमें कुल मिलाकर के कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को 25 वोट मिला है, कहीं पर 10 वोट मिला है। तो ये ओवरऑल, और ये वोट नहीं, ओवरऑल ये वोट किसको गया? या तो कांग्रेस को गया, या समाजवादी पार्टी को गया, बाकी पार्टियों को गया, बसपा को नहीं गया, इन दो को गया। हाँ, दो ही लोगों को गया है। और वैसे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम इसे मना कर दें, और इसलिए नहीं हिम्मत हो रही है कि इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं हो जाती। देखिए, ये मत भूलिए ना कि सारा नैरेटिव खत्म हो जाता। 1977 का जब चुनाव हुआ था और कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी, वही मुसलमान जो जनता पार्टी के साथ खड़ी थी 80 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ आकर के खड़ी हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जातियां जो है एक साथ शिफ्ट कर गई हैं, वोट शिफ्ट कर गया है, तो अगले चुनाव में 2000 आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जातियां 26 पिछली लोकसभा में थे, इस बार 24। आप यू स्टैंड करेक्टेड। ओके, समीर जी। देखिए, ओवैसी जो इसका विरोध करेगी अतिक्रमण का, ओवैसी के जो पिता है सलाउद्दीन ओवैसी, उनका जो साम्राज्य जिन्होंने हैदराबाद में जो बनाया है वो तो पूरा अतिक्रमण बनाया हुआ है। इस बार में तो कोर्ट में केस चला, लंबे समय तक चलता रहा, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस इस मामले को लेकर चल रहा है कि वहां पर जो मुस्लिम बस्ती बताई है इनके पिता ने, वहां पर इनका जो वोट बैंक बचाया है वो सारी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। नगर निगम को इन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल किया है, वहां प्लॉटिंग की, और आधा जो पुराना जो चार मीनार के पीछे का एरिया है जो मुस्लिम बस्ती रह रही है वो पूरी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में बुलडोजर मुसलमानों पर ही चल सकता है, और मुसलमान वहां जिसको वोट देता है वो भी मुसलमान के लिए दो शब्द नहीं बोल सकता। देखिए, बुलडोजर उस हर व्यक्ति पर चलेगा, उस हर जगह पे चलेगा जो अतिक्रमण करके सरकारी जगह पे कब्जा कराएगा और अवैध निर्माण करेगा। योगी का बुलडोजर सिर्फ हिंदुओं पे नहीं चलता है, योगी का बुलडोजर हर व्यक्ति पे चलता है जो गैर कानूनी काम करता है। अपराधी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, योगी के राज में बच नहीं सकता। योगी के राज में कोई धर्म और जाति देखकर काम नहीं होता है, और यही कारण रहा है कि योगी आदित्यनाथ को 5 साल के बाद भी प्रचंड बहुमत मिला, वो फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लग रहा है कि ओवैसी तो कहेंगे, ओवैसी की राजनीति तो मुसलमानों के आधारित है, वो तो मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व तो हिंदुस्तान के अंदर करते हैं। वो तो चाहेंगे 24 छोड़ करके 22 कच दिया। वैसे मैं आपको बताता हूं, ये कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ मुस्लिम उसके यहाँ पे बुलडोजर चलता है। आपको याद होगा दिल्ली में एक पूरी ड्राइव चली थी जिसमें बड़े सुंदर सुंदर शोरूम्स बने हुए थे और डिजाइनर शोरूम बने हुए थे, सब ढा दिए गए थे। तो वो सारे मुसलमानों के शोरूम नहीं थे। अहमदाबाद में नहीं हुआ था क्या? तो इलीगल अहमदाबाद में हुआ था और अहमदाबाद में हुआ। ये सारी ड्राइव्स चलती रहती है। प्रयागराज में कुंभ से पहले बाकायदा काली जी का मंदिर, दूसरे मंदिर, वो सब हटाए गए, लेकिन चर्चा किसकी? सिविल लाइंस में जो मजार थी। सौरभ जी एक लाइन सुन लीजिए, मैं इसी उससे ज्यादा सेकुलर देश नहीं हो सकता। इंदिरापुरम का एक रास्ता है, उसमें कम से कम गाजियाबाद में 5 चर्च जो है वो अवैध बनाए हुए हैं, गुरुद्वारा अवैध बनाए हुए हैं, मंदिर अवैध बनाए हैं, और सब में अच्छी खासी भीड़ होती है और सब बड़े कोई हटाने की जरूरत नहीं है। अभी तो देखते देखते ये सारे वही बात है, आप इलीगल जमीन पे बनाएंगे घर तो वो टूट ही सकता है। तो बात मुद्दा मैं डिस्कशन जो शुरू किया था इस बात पर था, डिस्कशन इस बात पर था। ओवैसी जी की बात से मैं सहमत हूं। कह रहे हैं भाई मुसलमान, वो मुसलमान को कह रहे हैं तुम जिसको वोट किया वो आया तुम्हारे पास एक बार भी, वहां तुम्हारे तुम रो रहे थे तुम्हारे बगल में खड़ा होने के लिए, एक बार भी आया? देखिए, मुसलमान खुश है अगर कि मोदी को हमने कम कर दिया, तो जो जिस पे वो खुश है वो उसको मिला। भाई जिस पे जो खुश होगा उसको वही तो मिलेगा ना। मुसलमान क्या इस पे खुश होता है क्या कि हमारी क्या चीजें हो रही है? अगर ये होता तो सच्चर कमेटी से लेकर सारी रिपोर्ट क्या मुसलमानों की उस बदहाली की बात कर रही होती? नहीं कर रही होती। और क्या इस देश में मुसलमानों ने कभी, जिसको हम कहते हैं ना शाहबानो, क्या था उस पे कांग्रेस के साथ चले गए, बाबरी के लिए लड़ रहे हैं, तो
तो आप जब ऐसे मुद्दों पर जाते हैं तो जाहिर है आपके असली मुद्दे वो पीछे होंगे, बैक बर्नर पर रहेंगे। वरना क्यों नहीं मुसलमानों को मांग करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नेता कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम होना चाहिए? क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मुस्लिम होना चाहिए? सारे मुसलमानों का मत अगर मिलता है, हम लोग बात करते हैं ना यही कौन होगा प्रधानमंत्री, देखिए पिछड़ी जाति से आ गया, हम कहते हैं ना नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, पिछड़ी जाति नहीं थे, ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, ये हो गया। आप क्यों नहीं मुसलमानों में कह रहे हैं कि अगर वो मुसलमान कहे कि भाई कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में, ठीक है खड़गे जी थे, अब कोई बदलेगा तो कोई मुस्लिम बने, हम उनको पूरा वोट दे रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े, वो साथ नहीं खड़े दिखना चाहते। हाँ वही कह रहा हूं, नहीं खड़े दिखना चाहते, जो उनको डर है कि इसका रिएक्शन होगा। ओवैसी जी कह रहे हो क्योंकि उनके मन में पाप है, मन उनका ठीक नहीं, वो सेकुलर सिर्फ दिखावे के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो भी कम्युनलिज्म कर रहे हैं, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं सामने, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वरना अगर अच्छा मन होता तो कहते ठीक है भाई हम करेंगे। अब इससे जोड़कर जरा बिहार की खबर आपको दिखा देता हूं। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में एक कंपटीशन चल रहा है कि हमको जिसने वोट नहीं दिया हम उसका निजी काम नहीं करेंगे। मैं यहां पर कल भी हमने खबर आपको दिखाई थी, ये देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जेडीयू के सांसद, जिनकर सुनकर के आए, इन्होंने कहा था मैं इससे पहले जितने लोग मुझसे अपने पर्सनल काम करवाने के लिए आते थे, किसी की सिफारिश करानी है, कहीं चिट्ठी लिखवानी है, कभी एसपी को डीएम को कुछ कहना करना, ये पर्सनल काम होते हैं, ये सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन जो करते हैं ये सब लोग नेता लोग होते हैं। कहा मैं सबसे ज्यादा काम यादवों के मुसलमानों के करता था, अब नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे 2% वोट भी नहीं दिया। अब इसमें सुर में सुर मिलाया, अभी मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने, गिरिराज जी कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर ठीक कह रहे हैं, क्या गलत कहा उन्होंने? मैं दोनों बयान आपको सुना रहा हूं। आइए, मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमज़ोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात की। गिरिराज जी गजवाए हिंद तक पहुंच गए इस बात में उन्होंने। खैर देवेश चंद्र ठाकुर ने, मैंने आपको बताया उनका पूरा स्टेटमेंट ये था। अब कल राहुल जी नहीं थे ना, आज को आप कैसे देखते हैं? यहाँ हमारे यहाँ विवाद नहीं, राहुल जी उस दिन बोले थे, मैंने तो बोला ही था, और मैं अभी भी मानता हूँ ये गलत है। ये सब गलत है। इस तरह से अगर चलने लगा तो फिर पार्टियां उसी गिरिराज जी कह रहे हैं मुझे ही मुसलमान वोट नहीं करते, क्या मतलब पार्टियां है? उसी तरह से कर ले। हम सारी स्कीमों में कोई भेदभाव करते नहीं, वो फिर मैं भी कह वोट रहा नहीं करते हूँ हमको। लोकतंत्र में फिर यही हो जाए कि सारी सौरभ जी, पार्टियां मुझे तय कर जरूर लें बोलने दीजिए। कि हमारा वोट बैंक क्या है, उसी के सारे काम करें, उसी के लिए सारी स्कीम्स बनाएं। फिर तो यही करना होगा ना, जब ये कह रहे हैं कि अच्छा जो वोट नहीं कर रहा हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। सौरभ जी देखिए, हम लोग उनकी बातों को जैसे शब्द के हम व्याख्या कर रहे हैं, उसके अंदर की पीड़ा के बारे में हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन जरा थोड़ा जरूरी है, अगर 2 मिनट हमको और मिल जाए ब्रेक से पहले जरा और बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, उसके कारणों की व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि देवेश जी कल जाकर के यदि मुसलमानों का आएगा, हिंदुओं का आएगा, कोई किसी भी जाति का आएगा तो वो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। कह रहे हैं वो करेंगे, वो जब अपने मुंह से कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। कई बार होता है ना कि कॉन्टेक्स्ट को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया, हम सारी जातियों के लिए काम किए, हम यादवों के लिए ज्यादा काम किए, मुसलमानों के लिए ज्यादा काम किए, लेकिन वोट देने की जब आई तो उसमें उसको लालटेन का चेहरा, लालू का चेहरा देख करके हमको वोट नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि प्रतिक्रिया तो नहीं होती है। हर व्यक्ति जो है, एक सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप बहुत सेकुलर हैं, मैं बहुत कॉम्युनल आदमी हूं। मैं तो मान करके चलता हूं, मैं कॉम्युनल हूं, मुझे अच्छा, कहने में ये कोई एतराज ही नहीं होता है। मैं तो ये आर्गुमेंट दूंगा, आप अपनी बात बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उन्होंने इस देश के मन की बात को अभिव्यक्ति दी है। लाखों करोड़ों लोगों के मन की बात में यह बात आई है कि इस देश के मुसलमानों ने, कुछ जातियों ने जाति के आधार पर वोटिंग किया है, काम के आधार पर वोटिंग नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने जाति के एक नेता को आइकन मान लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में तो आपको नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा आइकन बन गया है। राजपूत यदि आइकन होता तो सारे राजपूत बड़े बड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसी चुनाव के अंदर आपको ऐसे नेता मिले या नहीं मिले, मुझे नहीं पता। मोदी जी ने बात कही कि याद नहीं आ रहा कही कि नहीं कही, लेकिन बाकी तो बहुत से लोगों ने कही सारी सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहा है।
का बात कही गई कि नहीं कही गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी को नहीं बनाना है मोदी को प्रधानमंत्री, नहीं तो क्या क्या करेगा वो? मैं उसका सांसद बहुत अच्छा है, नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर बहुत अच्छे सांसद हैं, मुसलमान के सारे काम करते हैं, लेकिन वो खुद जब सारी पार्टियां खुद कह रही हैं कि हर वोट मोदी को, देखिए, तो उसको नहीं बनाना है मोदी को प्रधानमंत्री। देखिए, उसको लाना क्यों है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है? जो जीत करके आया है मोदी के नाम पर, ये उसकी तो मजबूरी भी नहीं है कि वो आपका व्यक्तिगत काम करे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करेगा। मना कब कर रहा है बेचारा? लेकिन जब आप पर्सनल सिफारिश लेकर के जाएंगे तो उसमें तो कहेगा ना, वोट देने के लिए तुम लालू के पास चले जाते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कई राज्यों में 2014 देखिए, कई राज्यों में विपक्षी दलों की, एक मिनट, कई राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकारें, ठीक है, उसमें कुछ लोगों ने तो वोट नहीं किया होगा ना विपक्षी दलों की सरकारों में, उनको भी आइडेंटिफाई कर ले क्या विपक्षी दल के, अच्छा इन्होंने वोट नहीं किया,